बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से, और उसमें सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा कि लॉकडाउन का जो मसला है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो कुछ अलग राय रखते हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये चाहती है, वफाकी हुकूमत, के लॉकडाउन में नरमी कर दी जाए, लॉकडाउन खोल दिया जाए, लेकिन साथ साथ SOPs को फॉलो कराया जाए ताकि कारोबार ज़िंदगी भी चल सके, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो ऐसे रोज़गार से मुंसलिक हैं जिनकी वजह से उनके घर का चूल्हा जलता है उसको किसी भी तरीके से कंटिन्यू किया जाए, ताकि ऐसे इलाकों में जहाँ राशन नहीं पहुँच पा रहा वहाँ लोग भूख, इफलास और बीमारियों से जान से हाथ ना धो बैठे। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सरबराह बैतुल माल सिंध और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब हुनैद लाखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम हुनैद लाखानी साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर बुलंद, क्या हाल है आपके? सर अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता 2 रोज़ में 2 बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखने में आई हैं, और ख़ास तौर पर सिंध में सेहत की सहूलियात के हवाले से आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, और साथ ही साथ लॉकडाउन पे भी बात होती रही है। सर आज ये जो मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से, सर इस यानी ये जो फॉर्मल मुलाकात हुई है, रस्मी मुलाकात, क्या मकसद था सर इसका? क्या किस एजेंडे के तहत मुलाकात हुई है? डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन सबसे मेन बात जो है वो सिंध में जो इन्होंने सूरत हाल पैदा की हुई है उसकी बेसिकली तो उनको अपडेट देना था और उनको बताना था कि फेडरेशन को इसमें इन्वॉल्व करें। ये जिस तरीके से चला रहे हैं मामलात को, उस तरीके से सूबा दिन बर दिन पीछे जाता जा रहा है और जहालत के अंधेरों में डूबता जा रहा है। एजुकेशन सेक्टर का जो हाल है, हेल्थ केयर का जो हाल है, पुलिस का जो हाल है, अपनी सियासत में किस तरीके से ये लोग पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। और कराची में तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन जरा सा कराची से बाहर निकलें तो पता चलेगा कि सारी सियासत थाने के ऊपर हो रही है और ऑपोजिशन के ऊपर जो है FIR के ऊपर FIR कट रही है। और सर तो ये हुनैद लाखानी साहब आपसे ही जानना चाहूंगा कि वफाकी हुकूमत सिंध में किस तरह इन्वॉल्व हो सकती है सर? या तो गवर्नर राज के तहत या मतलब किस तरीके से, क्या मैकेनिज्म, कानूनी क्या मैकेनिज्म बनाया जाएगा अगर वफाकी हुकूमत को आप चाहते हैं कि वो मुदाखलत करे सिंध के जो सरकारी मामलात हैं उसमें? देखिए, मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर कोई खास कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आई एम श्योर देयर आर मेनी वेज। मुल्क हमारा है और अपने ही लोग हैं, जुल्म का शिकार हैं और हद से ज्यादा जुल्म बढ़ चुका है। इसके खिलाफ अगर आवाज ना उठाई तो हम खुद भी जालिम हो जाएंगे। मतलब एक गरीब के पास ये अपॉर्चुनिटी रही ही नहीं कि वो कहीं दूर दराज जाके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के गुर्बत से निकल सके। कोई हेल्थ केयर की अपॉर्चुनिटी रही नहीं। पुलिस को अपने मकासद के लिए, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खेतों को जो है वो खराब किया जा रहा है पानी रोक के। और इतनी सारी दास्तानें हैं, क्या क्या आपको बताएं। बस बेसिकली ये कल ही जो हम देख रहे थे कि लियारी के अंदर बच्चे जो हैं वो खिलौनों से जो गेम खेल रहे हैं वो गैंग वॉर का खेल रहे हैं। ये हमारी अगर फ्यूचर जनरेशन को हम ये सिखाएंगे, दुनिया में तो लोग इस उम्र के बच्चों के हाथ में खिलौने की पिस्तौलें भी नहीं देते कि ये अच्छी चीज नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये उनको साइकोलॉजिकली उनको गलत डायरेक्शन पे ले जाती है। हम कैसे, और ये बैन है इसके ऊपर, इलीगल है, लेकिन हम तो अपने बच्चों को गैंग वॉर के हीरोज बना रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि वो कोई सुपर हीरो बन गए ये डकैत बन के। तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा सोच को कौम की, और उसके लिए कोई अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब तक, करिकुलम के अंदर जब तक सच्चाई, ईमानदारी, सफाई, ये सारी चीजें नहीं लेकर आएंगे, उनको नहीं सिखाएंगे, तो कैसे आगे चलेगा मामला। अच्छा हुनैद साहब, यहाँ से ये भी जानना चाहूंगा कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है सर। अभी रिसेंटली यानी वाक़या तो चांद रात का है, लेकिन ये कल से मीडिया पे भी आया, एक FIR कटनी थी डिफेंस के इलाके, डिफेंस C का थाना है सर,
हसन न्याजी साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के रिश्तेदार कहे जाते हैं, जो पहले ये जो हार्ट इंस्टीट्यूट पे जो हमला हुआ था उसमें मोबाइल तोड़ते हुए उनको गिरफ्तार भी किया गया था वकील की हैसियत से, वो ये केस जो है उसकी पैरवी भी कर रहे हैं। सर उनकी अपनी बड़ी इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्वीट्स चल रहे हैं कि एफआईआर नहीं काटी जा रही, पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही। मतलब सर समझ से बाहर एक चीज़ होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए पंजाब में अगर पुलिस का ये हाल है, तो सर आप सिंध को फिर किस तरीके से आप वहाँ चीज़ों की निशानदेही कर सकते हैं या तनकीद का निशाना बना सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैं तो कराची का रहने वाला हूँ, सिंध का रहने वाला हूँ, वहाँ तो जाना भी नहीं होता। और ना मैं इनको नाम से जानता हूँ, ना मुझे उस एफआईआर उस थाने के बारे में कुछ पता है। बेहतर तो ये है कि वहाँ के किसी को लाइन पे लें, और आप मीडिया पे उठाएंगे तो जरूर एफआईआर भी कटेगी। हो सकता है कोई इधर तो दिखे ना, हमें भी जो मामला करने होते हैं तो हम भी ऑपोजिशन में हैं, लेकिन इतना असर और रसूख तो होता है कि हम लोग अपने काम निकलवा लेते हैं। तो वहां पे भी हो सकता है कोई न्याजी कौम से कोई हो और वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अच्छा उनैद लखानी साहब, आपसे जी आपसे एक और भी बात करना चाहूंगा, वो ये है कि सर कहा यह जा रहा है कि सिंध पुलिस में जो भर्तियां खास तौर पे हैदराबाद के हवाले से हुई हैं उसमें कुछ इतनी बेकायदगियां हैं कि कराची में तो चले फिर भी लॉकडाउन और चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, हैदराबाद में इस वक्त ये आलम है कि चाहे गुटखा फरोश होना हो या बाकी चीज़ें हो, जितनी तमाम चीज़ें हैं वो बड़ी खुलेआम चल रही हैं सर, उस पर कोई पूछ-गुछ, कोई उस पर पकड़ नहीं है, इसलिए कि जो पुलिस है उन सब की मिली भगत से मुबैना तौर पर ये काम हो रहा है। अब देखिए ना, 100 बात की एक बात ये है कि करप्शन अगर इतनी खुलेआम होगी तो हर चीज के अंदर तबाही होगी। अभी कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीआईए के बारे में, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर ने एविएशन मास्टरी अब शो करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस पर हम कर रहे थे तो पता ये चला कि 11 लोग इमीडिएटली फ्लाइट लेके जो इंटरनेशनल एविएशन एक्सीडेंट्स होते हैं उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पाकिस्तान पहुंचे और वो इस कमेटी के हिस्सा हैं, और इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो 2 साल से पोस्टेड हैं, और उनका काम ही ये है, उनकी ट्रेनिंग ही ये है कि एक्सीडेंट्स एविएशन के उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है। सो ये इसकी भी अपनी एक्सपर्टीज है, और वो लोग इस कमेटी के मेंबर हैं जो इसको पूरा असेस करेंगे। इधर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो मेरे चचाजाद भाई को नहीं लिया कमेटी में, मेरे तायाजाद भाई को नहीं लिया कमेटी में, तो बस इनको तो भर्तियां करानी है हर चीज में, चाहे वो बेशक एविएशन की इन्वेस्टिगेशन की कमेटी हो। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1 लाख उस्ताद ऐसे हैं जो गोश्त हैं, जिन्नात हैं, और इसी तरह इन्होंने 8 करोड़ रुपए के जो अनाज बांटा वो गोश्त में बांटा, जिन्नात में बांटा। इसी तरह इनके जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के जितने हॉस्पिटल्स हैं, इनके अपने एजुकेशन मिनिस्टर साहब, सिंध गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर, इनके घर के सामने जो मैटरनिटी होम है वो 6 साल से बंद पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, किसी औरत किसी बच्चे का कोई इलाज नहीं हो रहा वहां पे। सो ये तो इनका हाल है इनको। और ये मैं बताऊं, इलाज नहीं हो रहा, बंद पड़ा हुआ है, इसका मकसद ये नहीं है कि वो स्टार्ट नहीं हुआ, तनख्वाहें जा रही होंगी, पेंशन्स भी जा रहे होंगे, लेकिन अवाम को, कौम को, इनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स हैं उनको फायदा नहीं मिलेगा। तो ये चोरी जो है ये बिल्कुल सीनाजोरी के साथ हो रही है और खुलेआम लूटमार इन्होंने मचाई हुई है। और इसीलिए आज मीटिंग में भी यही था कि खुदारा इस पे कुछ किया जाए। ये इस तरह की करप्शन के साथ मुल्क को चलाना, सूबे को आगे लेके जाना बेहद मुश्किल है, और हमारी खामोशी भी गुनाह है। तो सर फिर जो इस मुलाकात में फैसले क्या हुए हैं सर, और हिकमत अमली क्या तय की गई, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, इसके ऊपर हमें और ज्यादा मिल के काम करना होगा, स्ट्रेटजी बनानी होगी, और फेडरल में सेंट्रल पार्टी जो लीडरशिप है उस तक ये सारे मैसेजेस पहुंचाने होंगे, और फिर उसके बाद ही कुछ लाहे अमल तय होगा कि जी अब ये करना है। लेकिन
एक्शन तो जरूरी है, जिस आदमी के बस में है उसको एक्शन लेना चाहिए, वरना कब्र में जाके जवाब नहीं दे सकेगा अल्लाह। बहुत शुक्रिया हुनैद लाखानी साहब, सरबराह बैतुल माल सिंध और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। और उनका ये कहना था कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से इस हवाले से गुफ्तगू हुई है कि सिंध में इस वक्त जो हालात हैं और ख़ास तौर पे इन हालात के हवाले से वफाकी हुकूमत का जो कानूनी रोल बनता है वो अदा किया जाएगा और ये बात जो है ये सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचाई जाएगी ताकि इस हवाले से कोई ना कोई एक्शन लिया जा सके। मेरा नाज़रीन अब देखना ये होगा कि इसमें किस तरीके से इन चीज़ों को प्लान किया जाता है। हम कई मतलब माह से ये सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो किसी सूरत नहीं चाहती कि यानी ये जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पे हुकूमत जो है सिंध हुकूमत वो बरकरार रहे या फिर गवर्नर राज लगाया जाए या कोई ऐसी चीज़। इससे पहले भी कुछ आर्टिकल्स की भी बात की गई, लेकिन फिर भी उस पर शायद अमल दरामद नहीं हो पाया। बहरहाल अब देखना है कि अब इस पर किस तरीके से अमल दरामद होता है। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मानसून के एक सिस्टम के हवाले से। जो बादलों का एक सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होने वाला है। प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि आज रात किसी वक्त ये सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा जो कि बारिश का सबब बनेगा। इससे किस कदर बारिश हो सकती है, कहाँ तक चीज़ें मुतासिर हो सकती हैं, इस हवाले से हम जानना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल मेट्रोलॉजिकल ऑफिस सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। जी वालेकुम सलाम जनाब, शुक्रिया। सर क्या कहते हैं, ये जो सिस्टम दाखिल हो रहा है हवा का कम दबाव या बारिश का जो मानसून का सिस्टम, अब मानसून की हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, मौसम में भी कदरे कुछ आज दोपहर के बाद से तब्दीली नज़र आई है। पार्टली क्लाउडी वेदर जो है ना वो नज़र आया है, गर्मी की शिद्दत भी थोड़ी कम हुई है। क्या कहते हैं सर इस सिस्टम के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मानसून का तो अभी खैर दूर है, मानसून हवाएं अभी सी ब्रीज तो चलना शुरू हुई है, लेकिन वो प्रॉपरली जुलाई में आया करता है। मानसून के 3 महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर। ये जो वेदर सिस्टम दाखिल होगा ये वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो मगरबी हवाओं का सिलसिला होता है। वो बिल्कुल शुमाल में केपी और कश्मीर वगैरह में आज बारिश हो जाएगी और इसी तरह से फिर कल शाम को या रात को बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में होगी, फिर परसों अपर सिंध में हो जाएगी और फिर उससे अगले दिन हैदराबाद, मीरपुर खास और सिंध के बेशतर एरियाज में, लोअर सिंध को छोड़ के बाकी एरियाज में बारिश हो जाएगी और फिर पूरे मुल्क पे ये सिलसिला फैलेगा। तो अगले 3 से 4 दिन वक्फे से बारिश होती रहेगी और उसमें आपके अपर सिंध में, फिर साउथ पंजाब में, फिर ऊपर जाते हुए नॉर्थ पंजाब, केपी, कश्मीर और जीपी वगैरह में। जी तो किस हद तक इससे बारिश हो सकती है, यानी क्या ये अब्र रहमत जो है जहमत में भी बदल सकती है या फिर बस दरमियाने दर्जे की बारिशें देखने में आएंगी? देखें कहीं कहीं तो दरमियाने दर्जे की होगी और कहीं कहीं किसी जगह पे आइसोलेटेड जगहों पे हैवी फॉल्स भी हो सकते हैं। असल में आपने नोट किया होगा कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है पिछले 3-4 दिनों से। जी। तो वो जो हीट लो हमारे इधर साउथ पाकिस्तान पे बना करता है, उसे आप हीट लो का नाम देते हैं। वो बनता ही हीट की वजह से, गर्मी की वजह से है। तो वो काफी उसने शिद्दत अख्तियार की और फिर ऐसे में उधर से वेस्टर्न हवाओं का सिलसिला आएगा तो ये दोनों साथ मिलके फिर यहाँ अरेबियन सी से कुछ हवाएं जैसे तेज हवाएं चल रही हैं तो ये मॉइस्चर जाएगा ऊपर। तो बेशतर जगहों में तो मॉडरेट बारिश होगी, लेकिन किसी जगह में हैवी फॉल्स भी हो सकते हैं और उससे बारिश होने से पहले जाहिर है कि गर्मी की वजह से गर्दो गुबार की जो वो ये कैफियत, गर्दो गुबार का तूफान आएगा बेशतर, खासकर प्लेन जितने भी मैदानी इलाके हैं अपर सिंध के, इसी तरह साउथ पंजाब के इलाकों में। जी अच्छा, और ये कब तक ये सिस्टम असरअंदाज करता रहेगा और उसके बाद ये सिस्टम जो है ये फिजल आउट? जी बिल्कुल, ये 3 से 4 दिन है, यानी 30 तारीख से लेके ज्यादातर 30 इसका असर 30 से शुरू होगा और 31 फिर पहली और 2 जून को फिर सबसाइड होगा जाके। तो 3 से 4 दिन पे मोहित होगा। ठीक है सर, ये भी बता दीजिएगा कि मॉनसून सिस्टम्स जो हैं, यानी ये जो बारिश का जो सीजन होता है, ये कब से फोरकास्ट कर रहे हैं, खासतौर पे अगर कराची की बात की जाए तो? देखिए मॉनसून जो है ना इंडिया में 1 जून से उनके जो कुछ मतलब मेन जो इंडियन मेन लैंड है उसमें 1 जून से ऑनवर्ड शुरू होता है और हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 1 जुलाई से शुरू हुआ करता है। तो इसी वजह से हमारे जो 3 महीने होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो मॉनसून मंथ्स होते हैं।
तो कभी कभी ये होता है कि कुछ अर्ली आ जाता है, यानी जून के आखिरी हफ्ते से आ जाता है। अब देखना है कि ये किस तरह बिहेव करता है। अभी तो इंडिया में भी उसके मेन लैंड पे नहीं पहुंचा, वो बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के जो अंडमान सी और निकोबार आइलैंड है वहां पर इस वक्त मानसून करंट्स हैं। जी ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, डीजी मेट ऑफिस हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका ये कहना था कि ये सिस्टम जो है ये 30 के बाद से लेके 31 पहली और दूसरी तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सबब बनेगा, जिससे दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहाँ ज़्यादा बारिशें भी मुतवक्को हैं। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि ख़ास तौर पे वैसे अभी तक तो कराची में कोई ऐसी ख़ास पेशन गोई नहीं की गई है बारिश की, लेकिन एक तो ये सिस्टम और फिर हो सकता है शायद मानसून सिस्टम्स भी गर्मी की वजह से थोड़ा जल्दी शुरू हो जाए, यानी मिड जुलाई यानी जुलाई के वस्त के बजाय जून के एंड में ही शायद कुछ बारिशें देखने में आएँ। इस हवाले से ख़ास तौर पे पिछली बारिशों में जो एक बहुत बड़ा इशू बना रहा वो ये था कि बारिश की वजह से और कुछ ख़राबियों की वजह से जिसका कि अभी तक ज़िम्मेदारी नहीं तय हो सकी कि क्या वजूहात बनी जो लोग मतलब अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इस हवाले से भी देखना होगा कि क्या KELECTRIC की जानिब से तैयारियां की गई हैं इस साल बारिशों के मौसम के लिए। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं नूर अफशां, जो कि हेड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं KELECTRIC की। अस्सलाम वालेकुम नूर अफशां, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर इकबाल, बहुत शुक्रिया आपने हमको भी इस शो पे दावत दी। जी नूर अफशां, ये बताइएगा कि एक तो ये सिस्टम है जो कि हवा का कम दबाव है जो कि मुल्क में दाखिल होगा, लेकिन कराची शायद इससे इतना इफेक्ट ना हो पाए। अपर सिंध में कुछ बारिशें होंगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है साथ में कि शायद मानसून जो सिस्टम है वो थोड़ा सा जल्दी, यानी अब ताख़ीर ना हो बल्कि शायद जून के आखिरी हफ्ते में या जुलाई की इब्तिदा में जो है ये सिस्टम आए और फिर बारिशें जो है इस साल भी चूँकि गर्मी ज़्यादा है इसलिए शायद तवक्को से कुछ ज़्यादा बारिशें देखने को मिले। तो KELECTRIC ने इस हवाले से क्या इंतजामात किए, क्या तैयारियां की गई हैं? असल में डॉक्टर इकबाल, आई थिंक हमें देखने की ये जरूरत है पूरे कराची की होलिस्टिकली तैयारियां क्या है। KELECTRIC आइसोलेशन में कोई तैयारी कर नहीं सकता, हम एक पूरे निज़ाम का एक पार्ट हैं और हमें ये पूरे निज़ाम की तैयारी देखने की जरूरत है। आई थिंक पिछले साल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमें एक चैलेंज करने को मिला एज ए यूटिलिटी, वो ये था कि खरा पानी कराची में बहुत ज्यादा था। दूसरे शहरों के मुकाबले में भी देखा जाए क्योंकि वो मानसून पीरियड क्रॉस द कंट्री में देखा, लेकिन जिस क्वांटिटी में ये पानी कराची में खरा हुआ वो कहीं हम किसी और शहर खबरें नहीं। हमें एज ए कंपनी सबसे ज्यादा चैलेंज ये फेस करना पड़ा कि हमारी गाड़ियां खड़ी हो जाती खड़े पानी में, वो पहुंच नहीं सकती थी, हमारे स्टेशन से ये पानी दाखिल होना शुरू हो गया और फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन नहीं होता 4-4 फुट के पानी के लिए। एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से हमने काफी इंसिडेंट्स भी देखे जो लास्ट ईयर अकर हुए। अगर हम अपने सिस्टम की सिर्फ बात करें तो सिंस द लास्ट फेज हमने अपने नेटवर्क को एक दफा दोबारा रिव्यू किया है, उसकी एक इंडिपेंडेंट स्टडी करवाई है। हमने जिन जिन एरियाज के अंदर हमारे अर्थिंग और ग्राउंडिंग की वायर्स चली हो गई थी उन वायर्स को। नूर अफशां, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, कुछ सिग्नल प्रॉब्लम लग रहा है, थोड़ा सा जरा पोजीशन चेंज कीजिए ताकि सिग्नल्स बेहतर हो सके। कुछ आपकी आवाज में थोड़ी आवाज आ रही है आपको? जी, आप आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल जी बताइएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। हमने नेटवर्क को भी रिव्यू किया है और वो एरियाज जहां इम्प्रूवमेंट आ सकती थी हमने की है। कई एरियाज ऐसे थे जहां हमारी अर्थिंग और ग्राउंडिंग की वायर चोरी की गई, वो हम रिप्लेस कर रहे हैं तेजी से ताकि बारिशों से पहले ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे हमने तकरीबन 5500 PMTs को एरियल बंडल्ड केबल्स पे कन्वर्ट किया है क्योंकि ये एक सेफ और रिलायबल तरीका है बिजली की तरसील और डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके साथ साथ हमने कुंडा रिमूवल ड्राइव्स भी साल के शुरू में बहुत अग्रेसिवली की है। ऑब्वियसली कोरोना की वजह से इस प्रोसेस को भी हमें थोड़ा सा रोकना पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह हम दोबारा जल्द फिर शुरू कर देंगे क्योंकि ऑब्वियसली बिजली चोरी सबसे बड़ा एक हादसा की वजह बनती है। अच्छा नूर अफशां, मुझे एक बात ये बताइएगा कि क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई गई है जिसमें कि अगर बारिश होती है तो फिर
वो तमाम इलाके जहां पिछले साल अमवात हुई थी या जहां आपको ज़रा भी शक है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं लीकेज हो सकती है, उनकी बिजली मुनक़ता कर दी जाए, यानी लोड शेडिंग कर दी जाए जब तक कि पानी ना निकल जाए, बारिश ना रुक जाए, उस वक्त तक उन तमाम इलाकों की बिजली बंद रखी जाएगी। क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई गई है? नूरशा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, सिग्नल्स की वजह से आवाज आपकी नहीं आ रही है। नहीं जी, मुझे आपकी आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आवाज। लाइन ड्रॉप हो गई। हम दोबारा नूर अफशन से राब्ता कायम कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि क्या के इलेक्ट्रिक ने कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है जो सुनने में आ रहा है कि शायद इस साल अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं और पानी खड़ा होता है इलाकों में, तो फिर उन तमाम इलाकों में जहाँ पानी खड़ा होगा या ऐसे इलाके हैं जहाँ पे शक किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में फॉल्ट की वजह से या किसी भी डिस्क्रिपेंसी की वजह से, अगर तो ये एहतमाल होगा कि वहाँ पे करंट लगने से लोग जाँ बहक हो सकते हैं, लोगों की जानों को खतरा हो सकता है, तो फिर ऐसे इलाकों की बिजली बंद कर दी जाएगी और जब तक नहीं खोली जाएगी तब जब तक ये यकीन ना हो जाए कि इन इलाकों से पानी निकल गया है। जी, नूर अफशा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, के इलेक्ट्रिक की हेड ऑफ कम्युनिकेशंस। नूर अफशा, मुझे बताइएगा क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई गई है कि इस दफ़ा बारिश में तवील ब्रेक डाउन किया जाएगा ताकि जहां पे भी ऐसे इलाके हैं जहां डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फॉल्ट्स हैं या कहीं अगर कुंडे मौजूद हैं तो वहां के लोगों को खतरा ना हो? डॉक्टर इकबाल, ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जिन एरियाज में कुंडों की ज्यादा तादाद है या जो एरियाज लो लाइंग है, यानी कि वहाँ पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करके उनको पेशगी इत्तला दे के वहाँ बिजली बंद कर देते हैं ताकि हम साथ हों। पिछले साल हमें तकरीबन 600 से ज्यादा फीडर बंद करने पड़े। हम वहाँ बिजली पहुंचा सकते थे, लेकिन हमने खुद बिजली वहाँ बंद की ताकि किसी किस्म का हादसा न हो। हमें सपोर्ट यही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जो सिविक एंटिटीज हैं उनसे ये चाहिए कि ये जो पानी निकासी है आपका प्रोसेस है, इसको इंश्योर करें। ये सबसे बड़ा, किसी भी यूटिलिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज स्टैंडिंग वाटर ही है। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि यानी जो स्ट्रेटजी बनाई गई है या जिस तरीके से ड्राइव चलाई गई और फिर ये भी कहा गया था कि जो अर्थ वायर्स हैं वो पोल्स पे मौजूद नहीं थे, तो क्या के इलेक्ट्रिक सेटिस्फाइड है कि तमाम पोल्स के ऊपर अर्थिंग या ग्राउंडिंग जो है वो लगा दी गई है? ये हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है जिसके तहत अर्थिंग और ग्राउंडिंग की वायर्स लगाई जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजों के साथ जैसे होता है ये चोरी होती है ओवर टाइम। हमने पिछली वर्षों के बाद एक रिव्यू का प्रोसेस किया है। जहां जहां हमें अपनी वायर्स चोरी मिली है, हम वहां रिप्लेसमेंट का प्रोसेस ऑन गोइंग है। हमारी पूरी कोशिश है कि ये अगली बारिशों से पहले प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा कि इस साल अभी गर्मियों की इब्तिदा हुई है या आप ये कह सकती हैं कि रमजान से कुछ गर्मियां शुरू हुई हैं। बहुत से इलाकों में गैर एलामिया लोड शेडिंग जारी है, लॉकडाउन भी है, कमर्शियल एक्टिविटीज रुकी हुई हैं। मेरे ख्याल में जितनी बिजली की जरूरत है उससे कम ही बिजली इस्तेमाल हो रही है, तो क्या ऐसे इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है? कोई ऑफिशियल लोड शेडिंग का स्केड्यूल इशू किया गया है? देखिए डॉक्टर इकबाल, सबसे पहली बात यह है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की तो मैं सख्ती से तरदीद करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि टेक्निकी आउटेजेस जो किसी किस्म की फॉल्ट या ट्रिपिंग की वजह से होती हैं उसको भी लोड शेड कंसिडर किया जाता है, जबकि वो होता नहीं है। वो किसी किस्म की फॉल्ट होती है और आमतौर पर ये उन एरियाज में ज्यादा होती है जहाँ बिजली चोरी ज्यादा होती है, क्योंकि इन कुंडे की तारों से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया जाता है और ओवरबर्डन किया जाता है। तो गैर एलानिया लोड शेड नहीं होता, वो कोई फॉल्ट होती है जिसको करेक्ट किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, आप पूछ रहे थे कि लोड शेडिंग की जा रही है। एक नेशनल पावर पॉलिसी है जो एग्जिस्ट करती है और तमाम डिस्कोस उसको फॉलो करते हैं, और उसके तहत ये एक प्रोसेस है या पॉलिसी है कि जिन एरियाज में बिजली चोरी होगी या वहां से रिकवरीज नहीं होंगी तो अक्रॉस पाकिस्तान वहां एक स्केड्यूल्ड लोड शेड रिजीम के मुताबिक वहां लोड शेडिंग की जाएगी, और ये पूरे पाकिस्तान में होता है, ये सिर्फ कराची का प्रोसेस नहीं है। ठीक है। और जो भी स्केड्यूल है वो तमाम कस्टमर्स को उसकी पेशगी इत्तला दे दी जाती है। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ईद की छुट्टियों की वजह से और फिर जाहिर सी बात है रमजान मुबारक का महीना रहा, लॉकडाउन, कोरोना, इन तमाम वजूहात की बिना पर बिल्स भी कुछ लेट इशू किए गए।
अब जो बिल्स की ड्यू डेट्स हैं वो कुछ ऐसी पड़ी हैं कि ये छुट्टियां, जुमे का रोज और ये तमाम चीजें कोइंसाइड कर रही हैं। ऐसी सूरत में आपने सारिफीन के लिए कोई रिलैक्सेशन देने का प्लान बनाया है? हमने ऑलरेडी ईद की छुट्टियां स्टार्ट होने से पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जो बिल्स की ड्यू डेट्स इन दिनों में फॉल करेंगी वो ऑटोमेटिकली 1 जून तक एक्सटेंड हो जाएंगी बगैर किसी लेट पेमेंट सरचार्ज के। तो हमने तो ये तकरीबन 5 दिन पहले ही इसकी इत्तला दे दी थी तमाम सार्फिन को। ठीक है, यानी सारिफीन जो हमारे नाजरीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं ये बता सकता हूँ कि अगर उनकी ड्यू डेट्स जो हैं वो ईद की छुट्टियों से पहले या 28, 29 या उसके बाद की डेट पड़ रही हैं तो 1 जून तक बगैर लेट पेमेंट सरचार्ज के उसी ड्यू डेट में वही बिल तमाम बैंक्स मजाज हैं कि वो उसी लेट पेमेंट सरचार्ज के बगैर बिल ले लें? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। नूर अफशा, हेड ऑफ कम्युनिकेशंस के इलेक्ट्रिक, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। नाज़रीन, हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। यानी रमज़ान मुबारक में तो महंगाई थी, उसके बाद ईद के बाद तो महंगाई ने होश उड़ा दिए हैं। यानी हम मुर्गी की गोश्त की बात करते हैं जो कि आम मार्केट में शायद रमज़ानों में अगर 400 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था तो अब बीफ यानी बड़े का गोश्त और मुर्गी का गोश्त एक ही सतह पे आ गए, यानी 600 रुपये किलो भी गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें अब एक जो नफसियाती हद होती है उसको भी अबूर कर चुकी हैं। आखिर क्या वजह है? कमिश्नर कराची की जानिब से जो टीम्स हैं वो काम नहीं कर रही या फिर ये कि जानबूझ के इस महंगाई के घोड़े को बेलगाम छोड़ दिया गया? इसके हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ होंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल हसन। कहीं ना जाएगा, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, जिस तरह हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। क्या वजह है कि महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है और आम आवाम जो है उनकी जो अशिया खुरनोश जो आम तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं उसमें कुछ ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ रिपोर्टर जनाब बिलाल अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, क्या कहते हैं, आप रोज़ाना मार्केट में भी मौजूद होते हैं, माशाल्लाह आप मुख्तलिफ टीम्स के साथ छापे भी मार रहे होते हैं, तो क्या वजह है इस वक्त? पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें क्या चल रही हैं? देखिए जी, इस वक्त की जो डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात है कि जो आपने टॉपिक लिया ये बहुत ही हॉट इशू भी है। सिंपल सी बात ये है कि इस वक्त जो पोल्ट्री की रेट जो कि सरकार ने 218 रुपये रखे हैं वो आज 400 रुपये किलो बिक रहा है। इसी तरह आप अब ग्रोसरी आइटम्स में आ जाएं जिसके रेट जो है 100 रुपये है वो 125 रुपये किलो बिक रहा है। तो मतलब ये कि अगर आपके टाइम की किल्लत की वजह से जो है हम सारा तो हम इंडिविजुअल नहीं बता सकते, लेकिन मजमूई तौर पर यह है कि जो गवर्नमेंट के अपने रेट्स होते हैं उस रेट से तकरीबन 75% जो है वो एक्सेस जो है हर चीज़ बिक रही है। और रही बात ये कि वजूहात क्या है, तो डॉक्टर साहब बात ये है कि वजूहात जो है वो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत की तरजीहात नहीं है। ये हुकूमत की ये तरजीहात नहीं है, ख़ासतौर पर सूबा सिंध की हुकूमत की के गिरा फरोशी पे जो है वो काबू पाया जा सके। इसलिए कि जिनके निज़ाम है वो निज़ाम जो है इनका वो इतना ज़्यादा बोसीदा हो चुका है जो गिरा फरोशों को कंट्रोल करने के लिए, या कंट्रोलर और जनरल प्राइसेस जो कमिश्नर कराची के लिए होते हैं उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो कमिश्नर जो है वो इजलास बुलाएं और इन तमाम सूरत हाल का जो है तदारक करें और तमाम चीज़ों को देखें कि क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके हुकूमती इदारे हैं वो हुकूमती इदारे जो है मेरिट पे वहाँ बंदे नहीं हैं और उनको मईशत की अलिफ बे का नहीं पता कि अक्सर जो चीज़ें महंगी होती हैं वो डिमांड और सप्लाई का चक्कर होता है। जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी पीछे से, तो प्राइस हाइक होती है। मुझे ये बताइएगा बिलाल साहब कि आप माजी में भी प्राइस कंट्रोल के हवाले से बहुत से प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं और क्या सिस्टम बनाया जाता था? यानी इफ्तिखार शलवानी इससे पहले जो दीगर कमिश्नर्स रहे हैं वो किस तरीके से प्राइस कंट्रोल किया करते थे? क्योंकि ये प्राइस लिस्ट जो हम कमिश्नर हाउस की वेबसाइट पे आप देखते हैं, पहले ये प्राइस लिस्ट बाकायदा छपा करती थी और 8 आने या मेरे ख्याल में 1 रुपये के एवज जो है ना ये प्राइस लिस्ट तमाम मार्केट्स में अवेलेबल होती थी। वो किस तरह कंट्रोल की जाती थी चीज़ें?
बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा इशू उठाया आपने, और इस मामले पे हमने भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। मेन अपनी बात ये कि माजी में जितने भी कमिश्नर आए, जो कि कंट्रोल जनरल प्राइसेस भी होते हैं कराची के, उनमें ये होता था कि ग्रोसरीज के जो आइटम होते थे उनके नर्ख का तयन हर 15 दिन के बाद किया जाता था, और फ्रूट के रेट और सब्जियों के रेट जो है वो डेली जो है इशू होते हैं, वो डेली इशू होते थे और हार्ड कॉपी होती थी। उसके लिए उनके पास निज़ाम था, वो निज़ाम ये था कि कमिश्नर ऑफिस में जो डायरेक्टर जनरल होते थे, अब जो कंट्रोल प्राइसेस के जो कमिश्नर कराची जिनको नॉमिनेट करते थे, उनका काम ये होता था कि रोजाना की बुनियादों पे जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई के अपने लोग हैं जो कि सब्जी मंडी में बैठे हैं, वो डेली सुबह के 4 बजे तमाम के तमाम रेट जो है वो कंट्रोलर को बताते थे, और कंट्रोलर उसको बाकायदा मुरत्तब करने के बाद उसको हार्ड कॉपी मार्केट में लाते थे। गो के वो 5 से 10 रुपए बाद वक्त महंगा भी बिकता था। लेकिन मौजूदा जो कमिश्नर कराची है उन पे बात में इल्म ये आई कि उस कॉपी पे कुछ करप्शन होता था। इस करप्शन को रोकने के लिए उन्होंने हार्ड कॉपी के सिस्टम को खत्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमने वेबसाइट बना दिया है, जिसने भी मालूम करनी है किसी भी चीज़ की, अशा खुरनोश की जितमें कि ग्रोसरी आइटम है, चिकन का है, या वो वेबसाइट देख ले। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ कितने लोग जो है मोबाइल जो है एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, और उनको इस चीज़ का नहीं इल्म होता है कि एक आम आदमी कि वो पहले एंड्रॉयड मोबाइल पे जो है वो वेबसाइट पे जाए, फिर वो निकाले रेट। लेकिन जो सब्जी फरोश है, जो गोश्त फरोश है, उनके पास लिस्ट नहीं होती, तो इसलिए वो मानने से इनकार कर देते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ब्यूरो ऑफ प्राइस कंट्रोल या ये जो है सप्लाईज, किसके अंडर में ये चीज़ें आती हैं कि प्राइस को यानी कीमतों को जो है वो एक सतह पे रखा जाए? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है, और उनके हैं इस्माइल राहू साहब। ठीक है जी, इस्माइल राहू साहब आते हैं, सेक्रेटरी जनरल प्राइसेस होता है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन इनका हेड होता है जनाब मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। सवाल ही पैदा होता है डॉक्टर साहब कि आप सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को ले लें, सेक्रेटरी सप्लाईज को ले लें, या आप ब्यूरो सप्लाई में ले लें, इनके अंदर सियासी बुनियादों पर लोगों को भर्ती की हुई है, इनके इल्म में कुछ भी नहीं होता। इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहें लेना, इनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपकी एक चीज। ब्यूरो ऑफ सप्लाईज एंड प्राइस कंट्रोल जो है वो फाल है या नहीं है? क्या उसके दायरे इख्तियार में ये है या नहीं? ये चीजें निकाल दी गई क्योंकि कुछ चेंजेस भी आई थी ब्यूरो ऑफ सप्लाईज एंड प्राइस कंट्रोल में। सिंध ब्यूरो ऑफ सप्लाई जो है वो टिल मौजूद है महकमा, और वो ब्यूरो ऑफ सप्लाई जो है वो यकीनी तौर पे जितने भी मजिस्ट्रेट जाते हैं उनके साथ वो एक है असिस्टेंट के तौर पे वो जाते हैं उनको करने के लिए। ब्यूरो ऑफ सप्लाई के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनके नुमाइंदे जो हैं सब्जी मंडी में मौजूद होते हैं, जो सुबह के टाइम नीलामी होती है उस नीलामी के जो रेट को वो कोट करते हैं। लेकिन वहां पर भी ये होता है कि बहुत सारा करप्शन है, बहुत सारा करप्शन है कि वो जो इंस्पेक्टर होता है ब्यूरो सप्लाई का, सब्जी मंडी पे जो लोग होते हैं वो उसको खरीद लेते हैं, या उसको कुछ पैसे दे देते हैं और अपनी मर्जी का रेट आगे बढ़ा देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसमें करप्शन है। करप्शन तो की वजह से रेट अपनी मर्जी के आगे बढ़ा देते हैं या उन रेट को फॉलो नहीं करते जो कमिश्नर कराची की जानिब से इशू किए जाते हैं? बात ये ना कि सपास मिसाल के तौर पे एक चीज अगर 10 रुपए किलो बिक रही है सब्जी मंडी में, तो अब जो वहां पर जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो कहते हैं कि इसके रेट आप 15 रुपए किलो दें। अच्छा, तो वो उसको बढ़ा देते हैं। अच्छा देते हैं। बिलाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब कौकब इकबाल साहब, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कौकब इकबाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम डॉक्टर बुलंद इकबाल भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का करम सर, मैं भी ठीक हूँ। बिलाल हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात हो रही है। बिलाल हसन बड़ी तफसील से और बड़ी अच्छी तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे, और इन्होंने एक एक चीज के ऊपर बड़ा फोकस किया। ये इनका बड़ा मिजाज है कि बिल्कुल बोल्ड होके बड़ी अच्छी बात करते हैं जी। और कौकब भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि खास तौर से ये जो गिरा फरोशी हो रही है और रमजान से इसका सिलसिला जारी है सर, आपने बाकायदा कंज्यूमर कोर्ट्स भी बनवाए, यानी मुतालबा था, उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए, कितने फाल हैं या नहीं है ये आप बेहतर बताएंगे। लेकिन क्या वजह है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है? कमिश्नर कराची साहब का ये कहना है कि जी हमारा काम थोड़ी है कि हम जाके कीमतों को कंट्रोल करें, हम दूध की कीमत कंट्रोल करें, मुर्गी की कीमत कंट्रोल करें, या फिर हम करियाने की जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें कंट्रोल करें। सर क्या मैकेनिज्म है, क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही ये चीज़ें? बिल्कुल देखिए बुलंद इकबाल, ये मैं बताऊं कि जो कमिश्नर कराची जब ये पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि हम किस किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर वो अपना ओहदा छोड़ते हैं। जो कमिश्नर कराची के साथ कंट्रोलर जनरल प्राइजेस का वो ओहदा रखते हैं, वो ओहदे से वो रिजाइन कर दें, हुकूमत को लिख के दे दें कि ये हमारा काम नहीं है, और हमारा ना डिप्टी कमिश्नर, ना असिस्टेंट कमिश्नर, ना तप्पेदार, तो कोई आदमी जो है वो ना प्राइस कंट्रोल करने के लायक नहीं है। तो क्योंकि ये हमारे पूरे सार्फिन जो है पहली रमजान से क्या, रमजान से पहले ही जो उन्होंने
हिकमत अमली तैयार की हुई थी मुनाफाखोरों ने, और उसकी प्राइसेस में पहले ही इजाफा कर दिया था। यानी आप ये देखिए कि रोजाना मैं देखता हूँ फेसबुक पे, जब कमिश्नर ऑफिस से जो फेसबुक पे उनकी प्राइजेस शाये की जाती है, डाली जाती है, तो उसके ऊपर सैकड़ों लोग कमेंट्स करते हैं कि बताइए खुदा के लिए कि किस दुकान पे, किस ठेले पे, किस फल फ्रूट के पास आपके इस रेट पे जो है वो चीजें दस्तियाब है। मुर्गी का रेट देख लिया कि 135 रुपए उसका वो मुर्गी का रेट है, वो 250 रुपए में मिल रही होती है जिंदा मुर्गी, और गोश्त लेने चले जाए तो 450 रुपए से भी तजावीज कर चुका है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये देखिए, इनको मैंने पहले भी मुतालबा किया था और इन्हीं को मैंने पावर दिलाए थे। मैंने बड़ी चीख पुकार की थी कि जब इनका कमिश्नर दोबारा फाल हुआ था, ये जब दोबारा डीसीओ थे, कमिश्नर बने, डिप्टी कमिश्नर बने, तो इनके पास कोई पावरलेस थे। मैंने मुतालबा करता रहा मुसलसल मीडिया में और आपके चैनल के तवज्जुह से भी कि इनको पावर दिए जाए, इनको मजिस्ट्रेट के पावर दिए जाए, ये चालान कर सकें, फाइन कर सकें। और ये बताइए कि बुलंद इकबाल के जो ये कहते हैं कि हमने फाइन किया, तो उस फाइन से कंज्यूमर को क्या फायदा होता है? पहली बात, उससे क्या इन्होंने कभी कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर बनाने का सोचा? कभी ये सोचा कि उसका कंज्यूमर कंप्लेंट सेंटर हर मार्केट में बना दिए जाए और उसमें जो है वो डीसी ऑफिस से 2 बंदे बिठा दिए जाए ताकि उसी मार्केट को हम कंट्रोल कर सकें। बिलाल जो है वो जाते हैं और ये पूरी मार्केट में जिस वक्त होते हैं तो उस वक्त उनकी टीम के हमरा वो 1.5-2 घंटे जो है, जैसे पहले भी है मैं इनके साथ बिलाल के साथ जाता था, जब तक हम मार्केट में रहते थे तो वो उस वक्त तक जो है प्राइस कंट्रोल हो जाते थे। जैसे ही मार्केट से निकलते थे तो वो मुनाफाखोरी हो जाती थी। अब ये मुनाफाखोरी 2 तरीके से है। एक तरफ तो रेट बढ़े हुए हैं, यानी डबल कीमत, जितनी भी रेट लिस्ट है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो इन्होंने दिए, जैसे 130 रुपए वो 80 रुपए डजन का अंडा, ठीक है, 82 रुपीज उसका रिटेल रेट है। रिटेल रेट में अगर आप लेने के लिए चले जाएं तो वो 100 रुपए दर्जन अंडा मिल रहा होता है। जो पैकिंग करके मिल रहा है बुलंद इकबाल भाई, वो जो है वो 125 रुपए। मैंने जब कहा भाई, इस हवाले से पंजाब में तो काफी क्रैकडाउन हुआ है। जो पोल्ट्री फरोश हैं, यानी जो मुर्गी का गोश्त है, ये चीजें बेच रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ा शदीद क्रैकडाउन हुआ है। बिलाल हसन हमारे साथ मौजूद है। बिलाल भाई, आप क्या सवाल करना चाहेंगे? वक्त कम है सर। कोका भाई, एक चीज जो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक चीज जो है कि इसमें मैं पहले भी कहता रहा हूँ, सार्फिन की तंजीमों से भी और खुद भी कहता रहा हूँ कि डिमांड और सप्लाई को थोड़ा सा देखें। मेरी पोल्ट्री वालों से बात हुई तो पोल्ट्री वाले कहते हैं कि जो गुज़श्ता लॉकडाउन हुआ था, इस लॉकडाउन के अंदर चूजों के लिए दाने नहीं थे, तो उस दाने के ना होने की वजह से लोगों ने, पोल्ट्री फार्म वालों ने चूजों को जो है फेंक दिया था। तो उनका कहना था कि जब लॉकडाउन के बाद जो है लम्बी बात है कि जब मार्केट तो पोल्ट्री की किल्लत पैदा होगी। तो उनका कहना यह है कि ये वही किल्लत है कि लोगों ने चूजे जो है वो डाले नहीं, उन्होंने जाया कर दिए, जिसकी वजह से वो दानों की कमी की वजह से। तो इसकी वजह से भी कुछ हमें डिमांड और सप्लाई को भी देखना चाहिए। अब रही बात ये कि जो कमिश्नर कराची साहब 218 रुपए जो सरकार का रेट पोल्ट्री का डाल रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता कि जो 218 रुपए का रेट कहां से लेकर आए। इस बात पर सार्फिन की तंजीमों को भी उनसे सवाल करना चाहिए। क्या कहते हैं कौकब भाई? वक्त महदूद है, लास्ट मिनट से प्रोग्राम के, जब तक के कोई भी रेट और उसके ग्राउंड रियलिटी पे, फिलहाल तो बहुत दफा बल्कि मीटिंग में अदल एलानिया कहते रहे, चीज दिख के कहते रहे कि भाई, और मैं इनसे लड़ता था कि नहीं यार तुम रेट बढ़ाने की बात कर रहे हो, मगर अब बात मेरी समझ में आती है कि ग्राउंड रियलिटी की जो ये बात करते हैं वो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इन्होंने हमेशा जो बात की या जो हम ये समझाने की कोशिश करते रहे कमिश्नर ऑफिस में मीटिंगों के दौरान कि ग्राउंड रियलिटी पे बात करें। ग्राउंड रियलिटी पे बात होती तो हमें ये पता चलता है हकीकी मायनों में, जिसको मैंने बाद में भी स्टेटमेंट दी है कि हकीकी मायनों में रेट होने चाहिए। चाहे वो 80 रुपए का रेट है, तो आप अगर 90 रुपए का रेट है तो हमें तारीफ को पता होना चाहिए कि 90 रुपए की मायनों में, यानी कौकब भाई रियलिस्टिक रेट्स होने चाहिए, इतने भी कम ना हो कि जो ये चीजें फरोख्त कर रहे हैं उनके लिए भी मुमकिन ना रहे। बहुत शुक्रिया कौकब इकबाल साहब, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। बिलाल भाई, शॉर्ट मैसेज जो देना चाहें, लास्ट मिनट है प्रोग्राम। लास्ट में भी सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सिंपल सी बात है कि आपने पंजाब की बात की, तो पंजाब में एक दर्द है उनकी गवर्नमेंट को कि उन्होंने कंट्रोल करना है। सिंध हुकूमत को कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि गिरा फरोशी पे काबू किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल हसन साहब हमारे चीफ रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है और उम्मीद यही करते हैं कि प्राइसेस को कंट्रोल किया जाएगा, आम लोगों पर ये जो बोझ है इसको कम किया जाएगा। इसी के साथ मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।